हेलो एवरीवन, वेलकम टू 67 बीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स बाय चाणक्य आईएएस एकेडमी। कल हम लोग ने कुछ बेसिक्स देखे थे प्रियम्बल के बारे में और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक के बारे में जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं और हमें इनके आंसर्स कैसे देने हैं हम लोग इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये क्या होता है ये समझेंगे और हम लोग एक बार देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर क्या क्या आए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, क्रिटिकली डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज एनंसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, क्रिटिकली एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज एनंसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि ब्रॉडली जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के डिफरेंस के बारे में, और इसी के अराउंड आपके बाकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसको आपको समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सारी चीजें समझने के लिए तो हमको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो देखिए जो लीगल बेसिस ऑफ कंट्री होता है उसके लिए हम कुछ एग्रीगेट ऑफ लॉज बनाते हैं और उन एग्रीगेट ऑफ लॉज को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कंट्री को एक लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है फॉर द गवर्नेंस। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चीज ये देखते हैं कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। देखिए फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल नहीं है, आप लोग ने ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। तो फीचर्स वही सारे हैं जैसे कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीज का एक कॉम्बिनेशन है। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा बहुत ही लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे इसमें प्रोविजंस मेंशन्ड हैं। ये सारी बातें जुडिशरी के बारे में है कि वो इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट है, हमारे पास स्टेट और सेंटर दो टाइप का फेडरल स्ट्रक्चर है। तो ये जितने भी बेसिक्स हैं ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है अबाउट द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑलवेज इंश्योर कि आप इसको 2 या 3 पार्ट में कैटेगराइज करके बता सकें, रादर देन कि आप 12, 13, 14 पॉइंट सीधे सीधे लिखें। एग्जामिनर के लिए थोड़ा ईजी रहेगा कि अगर आप उन्हीं 12, 14 पॉइंट्स को मान लीजिए 3 पर्टिकुलर डिविजन्स करके ऐसे एरो करके दिखा दें। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में पहले से रेडी कर लीजिएगा कि आपको इस तरीके से कैटेगराइज करना है इस अपने सारे पॉइंट्स को। तीसरी चीज हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने बनाया है कब, 1949 एंड 1950, इस टाइम के अराउंड पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है और उसके बाद से 100 बार से ज्यादा बार ये अमेंड भी हो चुका है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी होता तो क्या फर्क पड़ता। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जब हम इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की तो हम समझेंगे कि क्या क्या चीजों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस आती है। सबसे पहली चीज इसकी इंपॉर्टेंस होती है एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस। ठीक है, आप चाहें तो ये पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो है कि एक क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर मिलता है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, लेजिस्लेचर का काम अलग है और जुडिशरी का काम अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का काम अलग है और इन सब में आपस में चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे हैं, तो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट हाई लेवल पे सुप्रीम कोर्ट में कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, अगर जुडिशियरी को रिमूव करना है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को तो वो कौन करता है, वो पार्लियामेंट करता है। यानी कि ये एक चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट किए गए हैं कि जो तीनों के तीनों ऑर्गन्स हैं वो तीनों ऑर्गन्स अपने काम अलग अलग करें, इंटरडिपेंडेंट करें। ठीक है, और ये सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करें। सबसे पहली चीज हो गई कि सेपरेशन ऑफ पावर एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। दूसरी चीज कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बताता है कि हमारे कंट्री को रूल करने का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होगा, जो कल हम प्रियम्बल में भी बात कर रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए गवर्नमेंट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस है वो ये है कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे रेगुलेशन कुछ लगाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। ठीक है, गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉज बनाते हैं थ्रू द पार्लियामेंट। ठीक है, और पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है उसकी इंटरप्रिटेशन की पावर जुडिशरी के पास होती है। जुडिशरी उसको इंटरप्रेट कैसे करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी किस लेवल तक जा सकती है। ठीक है,
सेकंड चीज की जो गवर्नमेंट में भी हमारे पास सेंटर में भी होती है और स्टेट में भी होती है, तो इन दोनों के बीच में क्या सेपरेशन होगा, कौन से लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का डिवीजन होगा, कौन से फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स का डिवीजन होगा, कौन से एग्जीक्यूटिव पावर्स का डिवीजन होगा, ये सारा का सारा डिसीजन यहाँ पे कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिसाइड होता है। और तीसरी चीज होता है कि सिटीजन्स के लिए, तो देखिए आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो जो सिटीजन्स हैं उन सिटीजन्स को भी एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर, और ये बात कि उनके क्या रूल्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, क्या क्या उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारा डिसीजन कहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। तो जब भी आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखनी है तो आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नेंस और सिटीजन्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं क्रिटिसिज्म पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो वो आपसे कुछ कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहली चीज देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम पे जो लीगल फ्रेटर्निटी थी उनका बहुत ज्यादा डोमिनेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी बातें ऐसे लिखी गई हैं जो बड़ी कंफ्यूजिंग सी लगती हैं फॉर अ कॉमन पर्सन, इसलिए उनके इंटरप्रिटेशन हुए, फिर री इंटरप्रिटेशन हुए, अमेंडमेंट्स हुए, सुप्रीम कोर्ट केसेस हुए बहुत सारे। ठीक है, जबकि ऐसा देखा गया है कि जनरली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है बाकी कंट्रीज के लिए। सेकेंडली, लीगल होने के साथ साथ ये लेंदी बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा लेंदी है उस वजह से ही उतनी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस में। कुछ एक चीज में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्केच देना होता है चीजों का, जो डिटेल्स होती हैं वो लॉज में और रूल्स में, पॉलिसीज में आती हैं। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजों के लिए ऐसा कर दिया गया है कि जो एकदम डिटेल्स की बातें भी हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी गई हैं। इस वजह से ये बहुत ही बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। और तीसरी चीज कि यहाँ पे जो बोरोड एलिमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, उसको आप एक लिस्ट करके भी देख सकते हैं। बल्कि आप देखेंगे तो 1935 का जो इंडिया का एक्ट था, उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो आयरिश हो, चाहे साउथ अफ्रीकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, यूएस का हो, इन सब जगहों से ही कुछ ना कुछ बोरो किया गया है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्दो ये क्रिटिसिज्म उतना सही नहीं है, क्योंकि जो भी चीज हम बाकी कंट्रीज से बोरो कर रहे हैं उन सबका कुछ ना कुछ रोल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, तभी हम उसको बोरो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एक चीज बात कर लेते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। तो देखिए कई बार स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है कि अमेंडमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे होगा तो आप बोलेंगे कि आर्टिकल 368 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। ये बात सही है कि आर्टिकल 368 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, बट ये इकलौता तरीका नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से भी हो सकता है पार्लियामेंट में, वो स्पेशल मेजॉरिटी से भी हो सकता है, एंड नॉट नेसेसरी कि वो 368 के अंडर ही आता हो। जैसे कि अगर आप आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 को रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के ऑप्शंस हैं। जब हम किसी स्टेट का साइज चेंज करेंगे, स्टेट का नाम चेंज करेंगे, ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो आप आर्टिकल 3-4 के थ्रू कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली थ्रू आर्टिकल 368 उसको करने की जरूरत है। तो ये आपके बेसिक्स क्लियर हो गए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इतने के बेसिस पे आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बट जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं वो इन बेसिक्स में से अभी तक तो नहीं आए। अगर ये इजी क्वेश्चन आता है तो आप इसमें इन सब चीजों के थ्रू कवर कर लेंगे। बट आगे हम देखते हैं कि क्या और हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है और उसकी मीनिंग क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, और ये एक क्वेश्चन है जो पहले भी आया हुआ है। तो अब हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन से ये कैसे डिफरेंट होता है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रही है और वो अथॉरिटेरियन नहीं बनेगी। ये दो चीजें हमें इंश्योर करनी होती हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि किसी एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो बट उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि जब नाजी जर्मनी था, नाजी जर्मनी के टाइम पे उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो था बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि रूल ऑफ लॉ होगा, या आप कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर होगा, ये सारी चीजें वहां पर नहीं थी। इसका मतलब कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन था बट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सिमिलरली ये भी पॉसिबिलिटी है कि कई जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो बट कॉन्स्टिट्यूशन ना हो।
ठीक है, ये होता है कि जनरल सोसाइटी में ही अब एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि वो किस तरीके से डील करना चाहते हैं चीज़ों को, और वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ले आते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता या फिर आउटडेटेड सा हो सकता है। तो ये एक डॉक्ट्रिन हो गई कि गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं बट उन पावर्स पे एक लिमिटेशन भी है। ये जो चीज हो गई, इसका मतलब है कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अप्लाई होता है। इसी तरीके से जो हमने बात की उसी के बेसिस पे इसके एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगर आप एलिमेंट्स की बात करेंगे तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा, पॉपुलर सॉवरेनिटी होगी, यानी कि जो एक्चुअल पावर है वो किसके पास होगी, लोगों के पास होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी। इस वर्ड का आप इस्तेमाल करके एग्जाम्स में लिख सकते हैं। तो ये इस टाइप के एलिमेंट्स हो गए। और हाँ, इसके अलावा जुडिशियरी भी इंडिपेंडेंट रहेगी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ये सारे एलिमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। तो भाई अगर अब सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस क्या है, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझ रहे हैं तो आप ये डिफरेंस को लिख सकते हैं। डिफरेंस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जनरली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक डॉक्ट्रीन है, एक फिलॉसफी है। जो फिलॉसफी ये बोलती है कि एक गवर्नमेंट के पास पावर्स तो होंगी बट उन पावर्स पे कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। फंडामेंटल डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में वो यही है। ठीक है, अब इसमें आप एक्सपेंशन के लिए लिख सकते हैं बेसिकली जो बात हमने डिस्कस की। कुछ एक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, कुछ में वाइस वर्सा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर एक कंट्री में मान लीजिए नया नया कंट्री बना है तो दोनों सेम स्पीड पे आगे ना बढ़े। कभी हो सकता है कि किसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जल्दी बढ़ जाए और कॉन्स्टिट्यूशन पीछे रह जाए। तो ये सारे भी डिस्कशंस और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट चीज की डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अगली चीज हमारे पास है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स हैं और अक्सर इसमें कंफ्यूजन होने की वजह से ही इसका आंसर सही से नहीं लिखा जा पाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपको शायद पता हो कि जुडिशियल रिव्यू कुछ होता है। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब है, अगर इम्प्लिसिटली बात की जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13(2) आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करने वाला लॉ बनता है तो वो लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कौन डिक्लेयर करेगा? जुडिशियरी। जब जुडिशियरी अपने इस रोल को यूज करेगी तो वो है जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लॉ। इसी जुडिशियल रिव्यू का जो एक्सटेंशन है वो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि जो हमारा कोर्ट है वो किसी पर्टिकुलर लॉ को रिव्यू करेगा। कौन से लॉ को रिव्यू करेगा? स्पेसिफिकली एक लॉ को, जो कि होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, यानी कि जब नॉर्मल वो लॉ को रिव्यू कर रहा है जहां पे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो जुडिशियल रिव्यू है। अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिव्यू कर रहा है तो उसको बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के थ्रू उस पर्टिकुलर रिव्यू को किया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिव्यू करने की पावर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कोर्ट्स को नहीं मिली हुई है। जनरली ये पावर पार्लियामेंट के पास होती है और ये पावर कोर्ट्स के पास नहीं होती है। बट इंडियन कोर्ट में ये एक डॉक्ट्रिन है जिसकी वजह से ये पावर इंडिया के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की मीनिंग हम समझ गए, मीनिंग क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हुआ है। ठीक है, इवोल्यूशन। अब हम लोग जब इवोल्यूशन की बात करेंगे तो हमें कई सारे केसेस के बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल्दो ये एक्सपेक्टेड है कि बीपीएससी में इतने डिटेल में ये सवाल नहीं आएगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को समझ पाएं कि ये क्यों और किस कॉन्टेक्स्ट में इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि एक केस हुआ था, चंपकम दोरई राजन केस, 1950 में। इस केस में मेन जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि अगर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक दूसरे को वॉयलेट कर रहे हैं तो उसमें से एप्लीकेबल कौन सा रहेगा।
क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट जैसा कि बताया आर्टिकल 13(2) में बोला गया है, अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट साथ में आर्टिकल 37 ये भी कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो अगर ये भी फंडामेंटल है और उसको आप वॉयलेट नहीं कर सकते हो फंडामेंटल राइट को भी, तो कभी मान लीजिए कोई सिचुएशन आती है जहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, तो उसमें किसको बड़ा माना जाएगा और किसको छोटा माना जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था चंपकम दोरईराजन केस में। अब यहां पे कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली। कोर्ट ने कहा कि अगर आर्टिकल 13(2) जिसकी अभी हम लोग ने बात की, वो कहता है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करेगा तो वो लॉ नल एंड वॉइड है। कोर्ट ने कहा कि जो लॉ वर्ड है आर्टिकल 13(2) में, उस लॉ वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है। नॉर्मल लॉ को लॉ मानेंगे आर्टिकल 13(2) में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये होता है, अगर आप इसको सिंपलर वर्ड्स में बात करें, कि अगर गवर्नमेंट किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहती है और वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करना चाहती है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आ जाए और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना जाएगा इसके अंदर, यानी कि ये काम हो सकता है। यही सेम चीज शंकरी प्रसाद केस में भी मानी गई, जो 1951 में ये केस हुआ था। यहां भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ जाइए, फिर आप फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट तीसरा जब 1967 में तीसरा केस हुआ जिसको कहते हैं गोलकनाथ केस। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि 1967 तक चीजें थोड़ी बदल चुकी हैं। अब जिसको हम लोग कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं वो खत्म हो चुका है, यानी कि सिंगल गवर्नमेंट अब नहीं एग्जिस्ट कर रही है, मल्टीपल गवर्नमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं, मल्टीपल पार्टीज का डोमिनेशन आना शुरू हो रहा है। जब भी ऐसा होता है उस टाइम पे आप नोटिस करेंगे कि इंडियन इवोल्यूशन अगर आप देखेंगे कि उस समय जुडिशियली रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होती है, जिस टाइम पे गवर्नमेंट्स रिलेटिवली वीकर होती हैं। तो अब क्या हुआ कि जब गोलकनाथ केस आया 1967 में, वहां पे कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो हमने पहले बोला था वो गलत था, अब हम जो बोल रहे हैं वो सही है। और हम ये कह रहे हैं कि जब हम आर्टिकल 13(2) में लॉ की बात करते हैं, यहाँ पे लॉ वाले वर्ड की बात करते हैं, तो उस लॉ वाले वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आता है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो भी वो किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकती है किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके बाद 1971 में गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई। गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया, उसमें यह बोला कि जिस लॉ वर्ड को हम यूज कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम लोग डिटेल्स में ना भी जाएं तो बेसिकली इसका मतलब वही था कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत लॉ नहीं माना जाएगा। यही स्टार्ट वाला जजमेंट था जिसको ये 1971 में अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लेके आए। ठीक है, यानी इन्होंने कोशिश की कि वही चीज को रिस्टोर किया जाए कि अगर गवर्नमेंट चाहती है फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करना तो वो कर सकती है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है तो। बट 1973 में केशव नंद भारती केस आया। केशव नंद भारती केस में वापस से कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया। कोर्ट ने अब एक नई स्कीम अपनाई। कोर्ट ने कहा कि पहले हमने कहा था कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, फिर हमने बाद में बोला कि गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर तो सकती है, यानी कि वो कोई भी लॉ कोई भी एक्ट ला सकती है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी वॉयलेट कर सकती है, मगर इट विल बी सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब इन्होंने क्या समझाया है कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, कुछ लाना है, ठीक है आप लाओ, बट आप ये नहीं कर सकते हो कि आप कोई ऐसा अमेंडमेंट ले आए कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया। यानी जो उसकी बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो आप वॉयलेट नहीं कर सकते हो। तो पूछा गया कि भाई बेसिक फीचर्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आप वो समझाओ, इतने सारे 400 के आसपास आर्टिकल्स हैं, वो आप बताओ कि क्या होता है बेसिक फीचर, ताकि हम उसको वॉयलेट ना करें। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो हम केस टू केस बेसिस पे बताएंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहते हैं तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर देगा। ठीक है, तो 1973 केशव नंद भारती केस में ये क्लियर हो गया कि जो भी करना चाहे पार्लियामेंट वो करे, कोई भी लॉ कोई भी एक्ट लाए, बट दैट शुड बी सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर।
ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए इससे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने फिर एक बार ट्राई किया। गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया 1976 में। वहां पे इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सब अप्लाई नहीं होता है और गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, किसी भी एक्ट को, किसी भी रूल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बट फाइनली मिनर्वा मिल्स केस 1980, मिनर्वा मिल्स केस में इस बात को एस्टैब्लिश किया गया कि ये जो बात बोली गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की, यही फाइनल सही बात है। और इस पर्टिकुलर केस का फाइनल जो आउटपुट है वो यही है कि मिनर्वा मिल्स केस में भी हो, चाहे वो केशव नंद भारती केस में हो, कि यहां पे एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। अब देखिए, सारी कहानी बताने का पर्पस ये था कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आपको पूरी चीज ना भी आता तो आप एटलीस्ट एक बैकग्राउंड बता दो कि गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, उसके बाद क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर जुडिशरी ने क्या किया और ये सब। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बाद हमें और क्या देखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इससे एक रिलेटेड और बात है जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम उसको समझेंगे, जो कि इस केस से ही रिलेट होता है। इसलिए आप लोग प्लीज इस केस का जो भी टाइमलाइन था उसको आप ध्यान से याद कर लेना और लिख लेना, इसको हम लोग आगे भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और इसके क्रिटिसिज्म्स क्या क्या होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है और क्रिटिसिज्म्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस है क्या, है या नहीं है? तो इसका आंसर है यस, इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जो एक पार्लियामेंट है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होती है और हम पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बराबर नहीं मान सकते। यानी कि हम पार्लियामेंट को नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन नहीं दे सकते। एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है, बट नया कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली बनाने की पावर नहीं है पार्लियामेंट को। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिसकी हम लोग ने जस्ट अभी बात की है, उसको अपहोल्ड करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई आर्बिट्ररी पावर नहीं यूज कर सकती, पावर पे लिमिट है। इसी तरीके से अगर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है तो पावर पे लिमिट है फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द पार्लियामेंट कि वो कुछ भी ऐसा लॉ नहीं ला सकते जो हमारा उनकी पावर्स को बहुत ज्यादा कर दे और हमारी पावर्स को रिड्यूस कर दे एज अ सिटीजन। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात की देखिए, डेमोक्रेसी में ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसे प्रोविजंस हो कि डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी ना बन जाए। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए बांग्लादेश ने भी 1989 में इस सेम प्रिंसिपल को यूज किया है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस दिखाता है कि ऑल्दो ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी बट इस पर्टिकुलर लॉ को माना जाएगा। ठीक है, बट कुछ कुछ इसके क्रिटिसिज्म्स भी हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो ऑब्वियसली यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं हुआ है। जो भी जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया है वो उन्होंने अपने कुछ मिस्टिकल एलिमेंट्स लेके किया है। ठीक है, बिकॉज ये बात ना उनको बोली गई थी और ना ये इंटरप्रिटेशन में आती है। और बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ये तो कहा कि पार्लियामेंट जो है वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट नहीं कर सकता, बट एक तरीके से इन्होंने ये पावर अपने पास ले लिया जुडिशरी ने कि फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ एनीथिंग विल बी विद द जुडिशरी। बल्कि डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि जो लोग होते हैं वही फाइनल डिसीजन मेकर्स होते हैं, बट जुडिशरी जो है वो इलेक्टेड नहीं होती है, जुडिशरी सिलेक्टेड होती है। दे आर नॉट सूटेड फॉर दिस पर्पस, ऐसा एक क्रिटिसिज्म है। बट स्टिल इनके पास ये पावर है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं और ये यूज करके बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन आ जाता है। सेकेंड पॉइंट यही आता है कि यहाँ पे डिस्क्रिशन बहुत है कि आपने बताया ही नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, और जब हमें पता ही नहीं है तो कल को हम किसी भी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ऑल्दो ये प्रेसिडेंट्स नहीं होते हैं और जुडिशरी हमेशा सोच समझ के ही डिसीजंस देती है, बट स्टिल कुछ एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में डिफाइन करने का ऐसा कहा जाता है कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का। अब एक बार हम वापस से अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो ब्रॉडली हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं और जितना भी हमने आज की क्लास में डिस्कस किया, इतना करने के बाद आपके क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं छूटने वाले हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए इस क्लास में थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.